मैं बहुत गर्व, आस्था और मोहब्बत भरी भावना के साथ उस आदमी को देख रहा हूँ। इस आदमी की कमर झुक चुकी है। उसके बावजूद उसकी शख्सियत में बेपनाह गरिमा और दबदबा है। उस पर सूट बहुत अच्छा लगता है। उसकी आवाज में भी बहुत रोब है। वो ठहर ठहर कर बात करने का आदी है। उसकी बातें सीधा दिल पर असर करती है। मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बाप है। हाँ, राणा प्रताप मेरे पिता है, मेरे सगे पिता। बेपनाह मोहब्बत करने वाले, समंदर जैसा दिल और ज़र्फ रखने वाले इंसान, ऐसे इंसान जिनकी इज्जत हर शख्स करता है। वो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर भी है। हुकूमत के बड़े बड़े लोगों से उनकी सीधी बातचीत होती है। वो एक बेपनाह मसरूफियत रखने वाले इंसान भी है। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी किसी डेलीगेशन के साथ हुकूमत की तरफ से बाहर देशों के दौरे पर जाते हैं। वो शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, या शायद कुछ भी नहीं सीखा। हुकूमत के बड़े और छोटे तबकों में मेरे पिता की फर्ज शनासी और ईमानदारी की धाक बैठी हुई है। अपोजिशन वाले भी उनका एहतराम करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को शराफत और दियानत का एक मॉडल बनाकर पेश किया है, और इस इम्तिहान में उन्हें हमेशा कामयाबी मिली है। लेकिन मैं ना जाने क्यों उनसे इतना अलग हो गया, हालांकि मैं उन्हें अपना आइडल समझता रहा। मैंने बहुत से मामलात में उनकी बातों को अपनाया भी, लेकिन इसका अंदाज बहुत अलग रहा। मैंने उनका उठना बैठना, उनकी आवाज की नकल, सब कुछ अपना लिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने उनके किरदार से कुछ भी नहीं हासिल किया। हालांकि आम तौर पर ऐसा होता है, औलाद अपने माँ बाप से अपना जिंदगी गुजारने का तरीका सीखती है। लेकिन न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं उनके चरित्र से बिल्कुल उल्टा हूँ। कोठरी की सलाख पर छड़ी मारने की आवाज मुझे चौंका देती है। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ जाता हूँ। मेरे सामने सब इंस्पेक्टर खड़ा है, क्योंकि इस वक्त मैं जेल में हूँ, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो मुझे इस हाल में देखकर बहुत खुश हो रहा हो। वो तंजिया अंदाज में पूछता है, हाँ तो क्या हाल है शहजादे? मैं उसके जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी गर्दन झुका लेता हूँ। ये अंदाज मेरी फितरत के बिल्कुल उल्टा है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि इस तरह से बात करने वालों के चेहरे बिगाड़ दिया करता था। मेरा ख्याल मुझे बहुत पीछे ले जाता है। शायद 2-3 बरस पहले की बात है। मैं उस शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मार्केट में शॉपिंग करता फिर रहा था। मुझे एक लड़की दिखाई दे गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी, लंबा कद, खिला हुआ चेहरा और दमकता हुआ रंग। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नौजवान भी था। वो आम सा इंसान था, जिस तरह के बहुत से लोग होते हैं। ऐसे लोग जो किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते, जिनमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो इन्हें दूसरों से नुमाया कर सके। लेकिन उसके साथ चलने वाली लड़की बहुत पुरकशिश थी, और दोनों साथ साथ चलते हुए हंस हंस कर बातें किए जा रहे थे। ये देखते ही न जाने क्यों मेरे तन बदन में आग सी लग गई। शायद ये एहसास भी मेरी फितरत की वजह से था। मैं खुद भी एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। मेरे पिताजी बेपनाह पावर वाले इंसान थे। उन सब बातों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। इसलिए मैं ये समझता था कि इस शहर की हर खूबसूरत लड़की पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और उस वक्त एक चोमू सा दिखने वाला नौजवान उस लड़की के साथ चल रहा था। वो उससे बातें कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की की आंखों में उस नौजवान के लिए मोहब्बत की चमक भी थी। अचानक मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और शरारत भरे अंदाज में पूछा, उस्ताद ये सब क्या हो रहा है? देखते नहीं कितनी खूबसूरत लड़की किसी और के साथ जा रही है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर में अब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं रही हो। मैंने उसे झिड़क दिया, बकवास मत करो, ये लड़की मेरे निशाने पर है। मैं खुद भी बहुत देर से उसको देख रहा हूँ। तुम लोग यही खड़े रहो, मैं जाल फेंकने जा रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन आ जाना। मैंने अपने दोस्तों को वहीं खड़ा किया और दूसरी तरफ से होता हुआ उस लड़की के सामने आ निकला। लड़की के सामने खड़े होकर मैंने उससे कहा, अरे रूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने हैरान होकर कहा, कौन रूबी? आपको शायद धोखा हुआ है। मैंने उससे भी ज्यादा हैरान होने की अदाकारी की थी। धोखा हुआ है? धोखा कैसे हो सकता है? तुम रूबी हो, मैं तुम्हें हजारों में पहचान सकता हूँ। उस लड़की के साथ वाले नौजवान ने मुझसे कहा, ऐ मिस्टर, तुमसे कह दिया ना कि ये रूबी नहीं है, बस अब चलते हुए नजर आओ। मेरा दिमाग घूम कर रह गया। वो एक आम मामूली सा नौजवान मुझसे इस तरह बात कर रहा था। ये मेरी तौहीन थी, और मैंने अपनी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं की है। इसीलिए मैं उस शख्स पर पलट पड़ा।
देख, मुझसे ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, ये चाहे रूबी हो या ना हो, मैंने इसे अपने लिए पसंद कर लिया है। मेरा इतना कहना था कि उस मामूली से शख्स ने मुझे एक घूंसा रसीद कर दिया। उसने इतनी जोर से मुझे मारा था कि मैं लड़खड़ा कर गई, कदम पीछे चला गया था। मेरे होंठ फट गए थे। उस शख्स ने मुझ पर हमला करके अपनी शामत को आवाज दी थी। मेरे दोस्त जो मुझसे दूर खड़े हुए थे ये देखकर जल्दी से हमारे करीब आ गए, लेकिन उस वक्त भी वो नौजवान जरा सी भी नहीं घबराया। ऐसा लगता था जैसे वो लड़ाई भिड़ाई अच्छी तरह जानता हो। मार्केट के दुकानदार और कुछ लोग हमारे आसपास जमा हो गए थे। उस नौजवान के सुकून में तो कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन वो लड़की बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। वो उस मामले को रफा दफा करना चाहती थी। वो बार बार उस नौजवान से कुछ कह रही थी, लेकिन वो किसी भड़के हुए घोड़े की तरह अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। उसी वक्त पुलिस वाले भी आ गए। उनको एक अच्छा मौका हाथ आया था। उन्होंने हम सबको पुलिस वैन में बिठा लिया। वो लड़की और वो नौजवान भी हमारे साथ बैठे थे। लड़की की घबराहट और परेशानी अपने उरूज पर थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे, जबकि वो नौजवान बहुत सुकून से बैठा हुआ था। मैं उस वक्त जख्मी शेर की तरह हो रहा था। मुझे किसी बात की परेशानी नहीं थी। मुझे पता था कि थाने पहुंचकर जब मैं पिताजी का नाम बताऊंगा तो सारा मामला ठंडा हो जाएगा। उन पुलिस वालों के लिए मेरे बाप का नाम ही काफी था। हम थाने पहुंच गए। पुलिस वालों ने बहुत ही खराब तरीके से हमें वैन से उतारा था। मेरा मतलब है मुझे और मेरे साथियों को, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो चुका था कि हमने मार्केट में गुंडागर्दी की है। वो हमारी खाले तक उतारने की धमकी दे रहे थे। थाने में एक सब इंस्पेक्टर भी था जो मुझे फाड़ खाने वाली निगाहों से देख रहा था। उसने कहा, मुझे सब पता चल गया है। तुम बहुत बड़े गुंडे बनते हो ना, मैं तेरी सारी गुंडागर्दी जरा सी देर में झाड़ कर रख दूंगा। मैंने उखड़े हुए अंदाज में कहा, देखो तुम मुझसे जरा तमीज से बात करो। इंस्पेक्टर ने कहा, तू थाने आकर पुलिस वालों को तमीज सिखा रहा है। मैंने कहा, तुम मेरे पिताजी को फोन करने दो। उसने पूछा, कौन है तेरा बाप? मेरे बाप का नाम राणा प्रताप है और तुम लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो। पिताजी का नाम सुनकर पुलिस वालों की सिट्टी गुम हो गई। वो सब बौखला गए थे। जरा सी देर में उनके लहजे नरम हो गए थे। वो बिल्कुल बदल गए थे और मैं उस वक्त अपने बाप पर गर्व महसूस कर रहा था, जिनके नाम ही ने सबकी हवा टाइट कर दी थी। उस लड़की और उसके साथी नौजवान को पहले ही जाने की इजाजत दे दी गई थी, जबकि हमें रोक लिया गया था क्योंकि हम लोग कसूरवार थे। लेकिन अब पिताजी के हवाले के बाद सिचुएशन बदलती हुई महसूस हो रही थी। सब इंस्पेक्टर दूसरे कमरे में अपने इंचार्ज के पास चला गया था। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि इंचार्ज ने पिताजी को फोन करके मेरे बारे में मालूम भी किया था, और जब पिताजी ने ये बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा बल्कि मैं ही उनका बेटा हूं, तो वो भी फौरन उसी कमरे में चला आया था जहां हम लोगों को बिठाया गया था। इंचार्ज ने मुझसे कहा, अशोक साहब, आप लोगों ने हरकत तो बहुत बुरी की थी, लेकिन आप राणा प्रताप के बेटे हैं, इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है, लेकिन आइंदा जरा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा, इंचार्ज साहब, ये उम्र ही ऐसी होती है, क्या आपने अपने जमाने में ऐसी हरकत नहीं की होगी? इंचार्ज मेरी बात पर हंस पड़ा। इस तरह वो मुझे खुश करना चाहता था, मेरे जरिए से पिताजी तक पहुंचना चाहता था कि उसकी तरक्की का इम्कान हो जाए। मैं और मेरे दोस्त थाने से रुखसत होने ही वाले थे कि अचानक पुलिस वालों की सीटियां गूंज उठी और एड़ियां बजने लगी। खुद पिताजी थाने चले आए थे। उनकी आमद ने खुद मुझे भी बौखला कर रख दिया था। थाना इंचार्ज ने मुझसे कहा, देखिए जी, मैंने आप लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं की है, ऐसा ना हो कि आप सर से शिकायत कर दें। मैं मुस्कुरा कर बोला, किस बात की शिकायत? सब ठीक है, आप परेशान मत हो। पिताजी इस दौरान कमरे में चले आए। उनके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी, लेकिन वो हमेशा की तरह बारोब दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने इंचार्ज से पूछा, ये मुजरिम लोग इस कमरे में इतने आराम से क्यों बैठे हैं? पिताजी की इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। मैं भी बिल्कुल हैरान होकर रह गया था। इंचार्ज का मुंह खुला का खुला रह गया था। पिताजी ने जब दोबारा यही पूछा तो वो बौखलाकर बोला, सर जी, ये आपके बेटे हैं। पिताजी ने चिल्लाकर कहा, तो क्या हुआ? है तो मुजरिम। मैंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। हो सकता है तुम लोगों के ख्याल में एक बेवकूफ आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो, ऐसा बेवकूफ जो खुद अपनी औलाद को सजा दिलवाना चाहता हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मुझे ये बेवकूफी कबूल है। काश हम में से हर शख्स अगर इसी अंदाज से सोच ले तो सारे हालात बदल जाए।
फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। बेटे, तुम यहाँ अपनी हरकत में मसरूफ थे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे घर पर क्या कयामत गुजरी है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने कहा, तुम्हारी बहन पूजा कॉलेज से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। वो लोग उसे उठाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसकी और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे एक जानने वाले ने ये हरकत देख ली। वो सब्जियां लेने बाजार गया हुआ था, उसने शोर मचा दिया, जिस पर वो गुंडे पूजा को छोड़कर भाग गए। मेरा खून खौल उठा था। पूजा मेरी बहन थी, मुझसे 3 साल छोटी, पूरे घर की चहेती, उसके साथ ऐसा सुलूक हुआ था। मैं गुर्रा कर बोला, वो कौन गुंडे थे जिन्होंने पूजा के साथ ऐसी हरकत करके अपनी शामत को आवाज दी थी? भगवान की कसम, मैं उन गुंडों को फाड़ कर रख दूंगा। पिताजी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम क्यों ऐसा करोगे? मैंने कहा, कमाल करते हैं आप। कुछ गुंडों ने मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत की है और मैं खामोश रहूं? पिताजी ने कहा, तो तुम्हें ये सुनकर गुस्सा आ गया? मैंने कहा, आप गुस्से की बात करते हैं, मेरा खून खौल रहा है। पिताजी ने कहा, बस बेटा, अब इसी बात को यूं समझ लो कि तुम लोगों ने जिस लड़की के साथ गुंडागर्दी की थी वो भी किसी की बहन होगी, उसके भाई का भी खून खौल गया होगा। और मैं तो ये देखकर खुश हूं कि पूजा के बारे में सुनकर तुमने गुस्से का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। तुम अगर अपनी बहन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शायद किसी और की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करोगे। पिताजी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। उस आदमी की गरिमा में अचानक ढेर सारा इजाफा हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि पिताजी के चेहरे की इर्द गिर्द जो एक रोशनी सी दिखाई देती है, उसकी क्या वजह है। उनका चरित्र नूर की तरह उनकी पूरी शख्सियत पर फैला हुआ था। उस वक्त तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि थाने का पूरा स्टाफ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ पिताजी की तरफ देख रहा था। ये उनके लिए भी एक नया तजुर्बा होगा, वरना पिताजी के पोस्ट के लोग तो वहां अपनी औलाद को रिहा करवाने आते होंगे, ऐसा सबक देने कोई नहीं आता होगा। मैं धीरे से बोला, मुझे अपनी गलती का एतराफ है पिताजी, और मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। पिताजी ने आगे बढ़कर मेरे शाने पर थपकी दी। शाबाश, अब मैं भी तुम पर इसी तरह गर्व कर सकता हूँ जिस तरह तुम मुझ पर किया करते हो। मैंने अपनी गर्दन हिला दी। उस वक्त उनका लहजा नरम और मजबूत तो था, लेकिन आवाज लरज रही थी। वो अंदर से टूट गए थे। वो एक बहादुर इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को जब्त कर रखा था। मैं गुरूर से उनकी तरफ देखता रहा। उसी वक्त कमरे में वजनी बूटों की आवाज गूंज उठी। थाना इंचार्ज पिताजी को सलामी देते हुए कह रहा था, साहब जी, मैं आपको 2 सलाम करना चाहता हूँ। पहला सलाम इसलिए है कि आप हमारे अफसर हैं, ये एक सरकारी सलाम है। और दूसरा सलाम आपकी बड़ाई के लिए है। साहब जी, अगर हर आदमी आप जैसा हो जाए तो इस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ ही कमरे में मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने भी सलामी दी। पिताजी उस वक्त लरज रहे थे, गर्व के एहसास के साथ और इस दुख से भी कि उनका बेटा आम मुजरिमों की तरह सजा पाएगा। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि उस सजा के बाद मैं बिल्कुल बदल जाता, जिस तरह गंदे कपड़े लॉन्ड्री से धुलकर पाको साफ हो जाते हैं। लेकिन इस समाज में ऐसे कितने बाहिम्मत लोग हैं जो इस तरह अपनी औलाद को सजाओं की भट्टी में झोंकना पसंद करते हैं। मुझे गर्व है अपने बाप पर और खुद अपने आप पर भी कि अगर मेरी जगह कोई और औलाद होती तो शायद वो बाप के इस फैसले पर बगावत कर जाती, लेकिन मैंने भी फरमाबरदारी से गर्दन झुका दी थी।